हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टेंस की बात करेंगे। तो जैसा कि सबको पता है, इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे टेंस की। टेंस को हिंदी में काल या समय कहा जाता है। अब काल या समय कुल मिला के 3 प्रकार के माने गए हैं। एक ऐसा समय जो चल रहा है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और एक ऐसा समय जो बीत चुका है जिसको हम पास्ट कहते हैं, और एक ऐसा समय जो आएगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो टेंसेस हैं वो भी 3 प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनको हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, और पास्ट को भूतकाल तथा फ्यूचर को हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। अब ये जो टेंसेस हैं, इन सभी टेंसेस के भी 4 पार्ट्स बनाए गए हैं। जैसे कि पहला वाला जो पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है, टाइप है इनके। तो पहला जो टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। ये याद रखना, ये स्पेलिंग जो है याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस की। और थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ टाइप है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक। अब ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए। वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इनमें एक एक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस एक ऐसा समय होता है, या फिर प्रेजेंट टेंस में ऐसी बातें की जाती हैं जो कि वर्तमान से संबंधित हैं। जैसे कि जो भी काम वर्तमान में हो रहा है, जो भी चीज़ें वर्तमान में हैं, उनको हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, तो ये जा रहा है, उसने खाना खा लिया है, उसने ये कर लिया है, ये रमेश है, ये तोता है। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिनके लास्ट में है, हूँ, हाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये प्रेजेंट है, तो इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि इस टेंस के जो वाक्य होंगे उसके लास्ट में है, हूँ, ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि ये प्रेजेंट है। और दूसरी पहचान ये है कि जो है, हूँ आएंगे, ये अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ में ता, ती, ते, ये सारी चीज़ें भी आएंगे। तो कहने की बात क्या है, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्य के अंत में वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उनको हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कही गई बातें होती हैं उनसे किसी भी चीज़ की नियमितता या फिर किसी भी चीज़ की आदत की बात का पता चलता है। ठीक। तो ये तो बात हो गई पहचान की। तो पहचान हम करेंगे कैसे। यहाँ पे एक शब्द ये आया है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, तो वाक्य क्रिया क्या है, वाक्य। ठीक। कैसे पहचानेंगे, वाक्य की क्रिया के अंत में आएगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे कहेंगे, इसको हम एज एग्जांपल देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या थी, क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं आएंगे। ठीक, तो पहली चीज़ तो इसमें क्रिया आएगी, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर बात की गई है वह स्कूल जाता है, तो यहाँ एक बात की गई है कि वह स्कूल जाता है और वही बात सेंटेंस कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो जाता है, जाता क्या है, ये एक क्रिया है और क्रिया के अंत में ता है आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर मैं कह दूँ वह तोता है, वह तोता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि लास्ट में ता है तो है, लेकिन ये ता है क्रिया में नहीं है। ठीक, अब क्रिया क्या है, क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का होना पता चलता है। जैसे कि जाना क्या है, एक काम है, खाना क्या है, वह खाना खाता है, वह कपड़े खरीदता है। ठीक है, खरीदना, खाना, हंसना, बोलना, उठना, सूंघना, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से क्रिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुल मिला के 4 प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, थर्ड होगा इंटरोगेटिव, फोर्थ होगा इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव। हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब अगर हम बात अफर्मेटिव से शुरू करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम ऐसे बातों को रखेंगे जो साधारण होती हैं, लेकिन लास्ट में ता है ती है ये सब आएंगे, लेकिन ऐसी बातों को रखा जाएगा जो साधारण है। ठीक है, और जो स्वीकार की जाती हैं या फिर कह सकते हो जो पॉजिटिव होती हैं। जैसे वह खाना खाता है, खाना खाता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली बात को रखा गया है और लास्ट में ता है आया है, इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान देना है। सब्जेक्ट ऐसे चीज़ों को कहा जाता है जिसके बारे में बात की गई है। जैसे कि वह खाना खाता है, तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, वह के बारे में बात की जा रही है कि वह खाना खाता है, तो ये शुरू का सब्जेक्ट होता है। जो ये है इसको हम वर्ब कहेंगे और जो बीच वाला है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वह खाना खाता है, इसका जो रूल है, तो रूल फर्स्ट क्या होगा, रूल में कहा गया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट 2 तरह का होता है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में मुख्यतः नाम, ही, सी, इट, इन सभी चीज़ों से सेंटेंस की शुरुआत होगी। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनकी शुरुआत आई, वी, यू, दे, इनसे होगी। आई वी यू दे से होती है। अब आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होता है, यू मतलब तुम होता है, दे मतलब वह होता है, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट माने यह। ही का उपयोग हम केवल और केवल
पुरुष के लिए करते हैं, और सी का उपयोग केवल हम स्त्री के लिए करते हैं। इट का उपयोग यहाँ के लिए करते हैं, निर्जीव चीज़ों के लिए भी करते हैं, और जहाँ पे जेंडर का पता नहीं चलता वहाँ भी करते हैं। और भी कई यूज हैं इट के। और नाम होगा तो वो हमारा सिंगुलर होगा। अब ये तो पहली बात हो गई। अब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दो चीज़ों को देख के सेंटेंस बनाया जाता है। अगर हमारा वाक्य के शुरू में सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो जो सेंटेंस होगा उसमें हम सब्जेक्ट को तो लिखेंगे ही, फिर बीच में वर्ब को लिख देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके उसमें हम एस या ई एस लगा देंगे, और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट केवल लिख देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और इसमें इज एम आर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, जैसे कि वह खाना खाता है, ठीक है, क्या लिख जा रहा है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ये कोई एक सेंटेंस है, वह खाना खाता है एक सेंटेंस है हिंदी में। इसके इंग्लिश बनाने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश ही होगी, खाना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, खाता है, तो खाता की इंग्लिश क्या होती, ईट, हो गया ईट, ठीक है। अब ये भी मैंने कहा कि अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वहाँ तो सिंगुलर है ही, मतलब वहाँ, ठीक है, सिंगुलर है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा देते, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, ये ईट्स, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बीच वाला होता है, तो ईट्स फूड, ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है, नहीं है, तो ही ईट्स फूड, ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम हिंदी में सेंटेंस को लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, ध्यान देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को लिखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा सेंटेंस का ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। ये बात हो गई हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस आता है तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। हम थोड़ा टफ चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि एस और ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एस और एस का यूज़ या फिर ई एस का यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। लेकिन कहाँ पर एस लगाएंगे, कहाँ पर ई एस लगाएंगे, तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में, या फिर यह कह सकते हो जिन वर्ब्स, ऐसे वर्ब, ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, ये सब अगर आते हैं तो उनके अंत में हम ई एस लगाएंगे और बाकी के साथ में एस लगाएंगे। ये सारी चीज़ें एक जगह पे नोट करते चलिए, ठीक। जैसे कि मान लो अगर आ जाए यहाँ पर वह खाना खाता है, वह घर जाता है, ठीक है। अब अगर जाता है तो वह घर जाता है, ध्यान दीजिएगा, वह घर जाता है तो वह के लिए क्या होता है, ही, और जाता की क्या होती है, गो। लेकिन यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ आ गया, तो ओ अगर आएगा, ओ एस सी एच एस एच या डबल एस, इस तरह के अगर कुछ भी आता है तो उसके लास्ट में ई एस का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ओ ई एस हो जाएगा, गोज टू होम, ठीक है। ये इतनी सी बात हो गई है। अगर समझ में आ रहा है टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचे, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। पूरे ग्रामर का एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया जिसमें मैंने पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर हम थोड़ा प्लूरल की बात करते हैं, थोड़ा जो है हमारा टफ की तरफ हम चलते हैं। अब अगर अफर्मेटिव में थोड़ा हम प्लूरल या फिर थोड़ा टफ की ओर चलें, तो हम बात कर रहे थे अफर्मेटिव की, जिसमें सिंपल बातें की जाती हैं। जैसे कि वह नदी में नहाते हैं, वह नदी में नहाते हैं। देखिए टेंस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करेंगे टेंस उतना स्ट्रांग होगा। तो वह नदी में नहाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, ठीक है, वह आ गया है, तो आई वी यू दे प्लूरल होते हैं।
तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। देखो सेंटेंस चाहे जो कोई भी सेंटेंस अगर है, ठीक, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमेशा मिलेगा आपको। पहले क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमेशा आपको मिलेगा। जो फेरबदल की जाएगी, जो फेरबदल की जाएगी वो वर्ब में की जाएगी। वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे, इस तरह से हम इसमें चेंजिंग करते हैं। बाकी यही हमारा ऑर्डर होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा, वह नदी में नहाते हैं, तो वह की क्या हो जाएगी इंग्लिश, दे। इसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहाना क्या होता है, बात, दे बाथ इन द रिवर, इन द रिवर, दे बाथ इन द रिवर। ठीक है, अब दे बाथ इन द रिवर, यहाँ पर मैंने एस या एस का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पर एस या एस का हम यूज़ नहीं करेंगे। दे बाथ इन द रिवर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, बाथ हो गया ऑब्जेक्ट वर्ब, और इन द रिवर हो गया ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल ऐसे ही फिट करते जाना है। और हाँ, वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब एस या एस का हम ध्यान रखते जाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम एस या एस जोड़ देंगे, अगर प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाएंगे, बस सिंपल सा है, करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे तो नेगेटिव में ऐसी बातों को रखा जाता है जिसमें नहीं की बात आती हो। जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह घर नहीं जाता है, ठीक, इनकी हम बात करेंगे। तो इसमें देखो थोड़ी सी केवल चेंजिंग होगी। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। अब अगर नॉट लगाएंगे तो नॉट अकेले नहीं लगाएंगे, हम डू या डज के साथ में नॉट लगा देंगे, बस केवल इतनी सी चेंजिंग होगी। और फिर हमारा वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं समझने वाली, कि पहली चीज़ कि डू का यूज़ हम कहाँ करेंगे और डज का यूज़ कहाँ करेंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ वर्ब के साथ में जो हमारा एस या एस था वो कहाँ चला गया, ठीक। तो ध्यान दो, यहाँ पर जो डज है ये एस ले लिया है इसने, और अगर डज ने एस लिया है तो इसका मतलब ये है कि डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, वह खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ही। अब ही है तो ही तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ में एस आना चाहिए, राइट। तो डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। अब वर्ब लिख देंगे तो ईट, लेकिन ईट के साथ में एस तो लगेगा नहीं क्योंकि एस यहीं पे आ गया पहले ही। ईट के बाद क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसके बाद में एक और सेंटेंस लेते हैं जो प्लूरल वाला होगा। हम लेते हैं, हम विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। अब अगर हम विद्यालय नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी। अब वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे, डू। वी डू नॉट, इसके बाद वर्ब लगा देंगे, है ना। वर्ब क्या हो जाएगा, गो। अब यहाँ पर प्लूरल है तो एस यहाँ नहीं लगेगा, राइट, यहाँ डू लगा है, ये बात ध्यान देना। और नेगेटिव में वैसे भी जो एस और एस का कमाल होता है वो खाली यहीं पे एस ही लगेगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट गो टू, SCHOOL, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। देखो कितना आसान है सेंटेंसेस को बनाना, हिंदी टू इंग्लिश। बस क्या करना है आप सभी को कि जितने मैं सेंटेंसेस बता रहा हूँ हर सेंटेंसेस का कम से कम 10 या 20 एक्सरसाइज करनी है। 20 सेंटेंसेस बनाने आपको, बहुत आसान है इंग्लिश।
इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस को रखा गया है जिसमें जिसमें प्रश्न की बात की जाती है। सेंटेंस का मतलब होता है बात, सेंटेंस का सिंपल सा मतलब होता है बात। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो इसमें ऐसी बातें की जाएंगी जिसमें प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न मुख्यतः दो तरह से पूछा जाता है। एक प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे दें, और दूसरा प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा वो होगा WH टाइप, राइट। पहला होगा यस नो टाइप, पहला होगा यस नो टाइप। पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा यस नो टाइप का। यस नो टाइप नाम से पता चलता है ऐसे प्रश्न जिनका हम उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनके शुरू में ही क्या आ जाता है, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लाके लगा देना है, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब जरा बताओ, डू लगेगा कि डज लगेगा, ये प्लूरल है, तुम क्या है प्लूरल, तो हम इस यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे शुरू में, ठीक है। डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, गो टू स्कूल। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है, ठीक, स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। नॉर्मली होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये इतनी सी बात है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो आ गया ना, जब जैसे कि यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव जब होगा तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है, वर्ब के पहले, लेकिन जब इंट्रोगेटिव में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई चेंजिंग नहीं है। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। अब ये कह रहा है क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हम डू को ला के पहले लगा देंगे बस, ठीक। जैसे यहाँ पे ये लिखा है यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, इसका सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या, अब जैसे क्या आ गया तो हम क्या लगा देंगे, डू, यू गो टू स्कूल, बस इतना है, ठीक। अब क्या होता है इसमें, कभी कभी बीच में जो है आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक। तो उसको हम WH टाइप में रखते हैं, क्योंकि उसमें हम ऐसे सेंटेंसेस में उत्तर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, हम सिंपली कह सकते हैं हाँ जाते हैं, या हाँ या नहीं, ठीक। लेकिन जब WH में पूछेगा कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक, तुम स्कूल क्यों जाते हो, स्कूल क्यों जाते हो, और हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हाँ, तुम स्कूल क्यों जाते हो, अब ज़रा बताओ, डू था, जब यहाँ पे क्या आया तो शुरू मैंने डू लगा दिया। अब यहाँ पर क्यों आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया है ना, उसी प्रश्नवाचक शब्द को यहाँ आगे लाके लगा देना बस। उसके बाद ये देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो फिर क्या रहेगा, डू ही रहेगा, वाई डू, उसके बाद सेम वैसे ही, डू यू गो टू स्कूल। इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। देखो पहले क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, इसको चाहो तो लिख दो, ठीक। बस यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यही हेल्पिंग वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या है
कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। देखो यहाँ पे तुम स्कूल क्यों जाते हो, अभी अगर यहाँ पे था क्या तुम स्कूल जाते हो तो यहाँ पे डू लगा दिया, तुम स्कूल क्यों जाते हो तो व्हाई डू लग जाएगा। अगर यहाँ पे तुम स्कूल कब जाते हो तो व्हेन डू लग जाएगा। ठीक, देखो यही स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, क्वेश्चन वर्ड को पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वो फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी बात हो गई। अब जो लास्ट टाइप का बचा हुआ है जिसको हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं, वो किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, उसमें प्रश्न भी आएगा और नहीं भी पूछा जाएगा, नहीं भी आएगा। जैसे कि क्या तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, राइट, क्या आ गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ऐसे पूछा जाएगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक, मतलब कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा ही वो, ठीक है, लेकिन किसी भी टेंस की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पर यू के बाद नॉट लगा देना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इसका मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, यहाँ क्या कर देंगे हम इसको, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर केवल जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, मान लो नहीं नहीं है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे नहीं नहीं है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम व्हाई, ठीक, हेल्पिंग में जो है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे, तो तुम है तो यहाँ पे डू लगेगा, व्हाई डू, उसके बाद पूरा बना देंगे, तुम स्कूल जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर नहीं आया ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम इसको, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, मतलब सब्जेक्ट के बाद, यही इसका हमेशा स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, देख लो इसी में से देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, जो है कि सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या है, नॉट लो, उसके बाद में टोटल, वैसे ही रहेगा। ठीक है, टोटल की बात कर लेंगे हम उसके बाद, वैसे ही क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद यू, यहाँ तक नॉट हो गया, गो टू स्कूल, वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इतनी बात हो गई। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बाकी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, बस ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोगों ने फिनिश किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में, इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो सेंड कीजिए, और लाइक कीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।